ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछली वीडियोस में मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर करो कि आप वो वीडियो को देखो जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। इन सभी को समझने पर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे एक बहुत अच्छी होल्ड मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल इश्के साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, लाइक AB6, A2B4, A3B12 एंड AB8। तो दो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इसको यूज करना है अगर आपको लॉ को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कंपाउंड्स लिख लीजिए। आपके कंपाउंड है AB6, A2B4, A3B12 और यहां पर AB8। अभी आप देखिए कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए के कितने हिस्से यूज हुए उस कंपाउंड को बनाने में। तो यहां पर आप देख रहे हो कि AB6 बनाने को एक ही हिस्सा ए का यूज हुआ, और बी इस कंपाउंड A2B4 को बनाने के लिए दो हिस्से यूज हुए, A3B12 को बनाने के लिए तीन हिस्से यूज हुए, AB8 को बनाने के लिए एक हिस्सा यूज हुआ। अब आप साइड पे लिख लीजिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बी। बी के कितने हिस्से यूज हुए? 6 हिस्से। ए के कितने, बी के यहां पर कितने हिस्से यूज हुए? 4। और बी के यहां पर 12, और बी के यहां पर कितने हुए? 8। तो ऐसे अभी गिवन इंफॉर्मेशन है लॉ के अंदर कि अगर सपोज कर लीजिए आपके दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़कर डिफरेंट कंपाउंड दे रहे हैं, तो आप किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कीजिए। आप किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कीजिए, मतलब आप किसी एक एलिमेंट के पार्ट्स सेम बनाइए। तो यहां पर जैसे मैं ए के पार्ट सेम करने की कोशिश करता हूं, अगर देखिए मैं 2 डिवाइड कर देता हूं 2 को बोथ साइड्स पे, तो यहां पर इसके पार्ट भी 1 हो जाएंगे और इसके पार्ट 2 हो जाएंगे। यहां पर इसको भी 1 बनाने की कोशिश करूंगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से जब डिवाइड किया, चलो मैं बता देता हूं, यहां पर भी 2 से डिवाइड किया था ताकि पार्ट 1 बन जाए, यहां पर 3 से डिवाइड किया तो यहां पर भी पार्ट 1 बन गया, और 3 से डिवाइड किया यहां पर पार्ट 4 बन गया। तो यहां पर अगर आप रेशियो लोगे बी की तो 6, 2, 4, 8 ये आएगी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3, 1, 2, 4 आएगी। ये एक होल नंबर रेशियो है। यही आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिखाना चाहता है। मैं यहां पर अभी स्टेटमेंट लिखूंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कंबाइन टू फॉर्म 2 or more different compounds, ठीक है। तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन किए ताकि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स आपके बन जाएं, 2 or more different compounds, then the ratio of element which combined with fixed mass of other element is a whole number ratio।
ये है थ्योरी। ये क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट जब कभी भी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे ताकि डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बन जाए, देन द रेशियो ऑफ एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास। तो यहां पर मैंने मास किसका फिक्स किया था? ए का फिक्स किया था, तो आपने दूसरे की रेशियो ली थी। देन द रेशियो ऑफ एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज अ होल नंबर रेशियो। इनके मासेस की रेशियो क्या आएगी? एक होल नंबर। तो सिंपल सी चीज वो आपको बताना चाहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स में अगर आप किसी एक एलिमेंट की रेशियो, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हो, मैंने यहां पर जैसे पार्ट्स फिक्स किए, तो इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैंने मास को ही फिक्स कर दिया, तो मैंने पार्ट्स सेम कर दिए। तो अगर आप दूसरे एलिमेंट की रेशियो लोगे तो वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो आएगी। इतनी सिंपल चीज बताना चाह रहा है आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब कभी भी दो एलिमेंट्स ए और बी कंबाइन करेंगे ताकि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बन जाएं, तो आप रेशियो लोगे एलिमेंट की, उस एलिमेंट की जो कंबाइन किया फिक्स्ड पार्ट से। तो अगर रेशियो लोगे उन एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट की रेशियो एक होल नंबर रेशियो आएगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मेरे को लगता है तुमने इतना समझ लिया होगा। फिर इस पे ढेर सारी एग्जांपल लेंगे और इसको और शार्प करेंगे अपनी कंसेप्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी सबसे पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज H2O वाटर और H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अभी यहां पर आप देखो कि दो पार्ट्स हाइड्रोजन के, टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है बच्चे वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपने इंफॉर्मेशन नोट कर ली। और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइंस विद वन पार्ट ऑफ टू पार्ट है, तो वन दैट इज टू पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो दो पार्ट हाइड्रोजन के वाटर में एक पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। देखो मास रेशियो और पार्ट रेशियो इज द सेम थिंग। अभी यहां पर टू पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं टू पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर हाइड्रोजन के पार्ट्स तो फिक्स नहीं है पहले से। अब अगर अपन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन इन फर्स्ट कंपाउंड अपॉन ऑक्सीजन इन सेकेंड कंपाउंड। तो देखिए यहां पर एक पार्ट से कंबाइन हो रही थी, यहां पर दो पार्ट से कंपाउंड हो रही है। तो देखिए यहां पर एक होल नंबर रेशियो आई। तो जब भी कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, दो डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, तब अगर आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हो तो दूसरे की रेशियो लोगे, वो एक होल नंबर रेशियो आएगी। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिखाना चाहता है। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। आपके पास है कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बच्चे, मोनोऑक्साइड बनती है, और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर यहां पर वन पार्ट कार्बन का है और वन पार्ट ऑक्सीजन का है, तो एक पार्ट कार्बन का कंबाइन कर रहा है एक पार्ट ऑक्सीजन के साथ। और यहां पर देखिए वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है बच्चे टू पार्ट्स,
सॉरी 1 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहा है 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 पार्ट आया और यहाँ पर भी कितने पार्ट आए, 1 पार्ट। तो इनका तो फिक्स मास हो गया, कार्बन का तो फिक्स मास हो गया, और दूसरे की रेशियो लेनी होती है। तो अगर रेशियो ऑक्सीजन की लेते हैं, यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 आएगी और यहाँ पर 2 आएगी। पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उनकी रेशियो ली, तो यहाँ पर भी क्या आई, 1:2 आई, जो कि एक होल नंबर रेशियो है। तो यही बात वो समझाना चाहता है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। कंसेप्ट ये है कि अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स देंगे, तो अगर एक का मास फिक्स हो गया तो दूसरे की मासेस की रेशियो, दूसरे के पार्ट्स की रेशियो एक होल नंबर रेशियो ही आएगी। इसे ही हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह दिख रही है मेरे को। तो यहाँ पर देखो 2 कंपाउंड होते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। 2 कंपाउंड बनाता है बच्चे, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सल्फर का एक ही पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट तो मास तो कांस्टेंट हो गया इसका। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पार्ट यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के पार्ट्स हैं 3। तो रेशियो लोगे अगर आप तो वो हमेशा आएगी 2/3, जो कि एक होल नंबर रेशियो है। तो जब भी कभी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे ताकि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बन सके, तब अगर एक एलिमेंट की मास फिक्स कर दें तो दूसरे की मास की रेशियो हमेशा एक होल नंबर रेशियो आएगी। यही सिंपल सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लेकिन सर इस एग्जांपल में आपने जितने भी एलिमेंट्स लिए वो सिर्फ 2 कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं बना रहे थे। तो हमें एक एग्जांपल दो जो 2 से ज्यादा बनाए। तो वही मैं एग्जांपल को डिस्कस करता हूं आगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन एक एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करते हैं जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये दोनों कंबाइन करके 5 कंपाउंड देते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म 5 कंपाउंड्स, ठीक है। ये 5 कंपाउंड देते हैं और ये 5 कंपाउंड कौन कौन से होते हैं वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला बच्चे होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है N2O। N2O उसका फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। जो अगला ऑक्साइड है वो है निट्रिक ऑक्साइड, NO। फिर है बच्चे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बच्चे होती है N2O3, ठीक है। और फिर अगला आता है बच्चे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। यहां पर हो जाता है बच्चे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो N2O5, ठीक है। ये अभी मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स लिखे, 5 कंपाउंड्स बना रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके। तो यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा कि नहीं होगा उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की थी सर, यहां पर 2 पार्ट्स नाइट्रोजन के, पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन की बात की थी, एक पार्ट के कंबाइन किया। 2 पार्ट्स नाइट्रोजन के, 1 पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। अभी यहाँ पर 1 पार्ट ऑक्सीजन का 1 के साथ ही कंबाइन किया। यहाँ पर 2 पार्ट 3 के साथ कंबाइन किया। यहाँ पर 2 पार्ट 4 के साथ, और यहाँ पर 2 पार्ट 5 के साथ। अभी आप रेशियो ले लोगे तो अगर होल नंबर रेशियो आई तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? अरे नहीं। सबसे पहले आप देखो कि जिस मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो एक मास, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का, इसकी ऑक्सीजन की रेशियो लेते हैं नाइट्रोजन को मास को फिक्स करके। तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो ज्यादा कौन है? 2 ज्यादा है। तो इसको मैं अगर 2 बना दूं किसी तरीके से तो फिर इसका मास फिक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये बन गया 2 और यहाँ पर भी कितना बन गया 2। अब आप देखो
कि मास एक एलिमेंट का फिक्स हो गया है, दूसरे एलिमेंट की रेशियो लोगे तो आएगी 1:2:2, विजिबल है आपको, एक सेकंड, 1:2:3:4:5, ये रेशियो आएगी। ठीक है, तो ये क्या आई, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। यहां से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड। तो आपने बच्चे कंसेप्ट तो सीख लिया कि सर दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अगर आप एक एलिमेंट को मास फिक्स कर दोगे, दूसरे की रेशियो लोगे तो वो होल नंबर रेशियो आएगी। ये कंसेप्ट सीख लिया आपने, पर इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ये जो लॉ था, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोहान डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने ही ये लॉ दिया था। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड, कार्बन दो ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं। ठीक है, जिसमें एक ऑक्साइड में 42.9% कार्बन है और दूसरे कंपाउंड में 27.3% कार्बन है। तो आपको बताना है कि ये जो डाटा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिख दिया, यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए करिए, यहाँ पर लिखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन और यहाँ पर आप लिखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट ऑक्साइड, पहली ऑक्साइड में, और यहाँ पर आप लिख लीजिए सेकंड ऑक्साइड। ठीक है, तो जो पहली ऑक्साइड बनी उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन थी 42.9%। अब जो दूसरी ऑक्साइड बनी उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन थी 27.3%। तो आपने कार्बन की अमाउंट ढूंढ ली। अभी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखनी पड़ेगी आपको, तो इसको आपको 100 में से 42.9% को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप 100 में से 42.9 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 57.1%, इतनी आपके पास ऑक्सीजन है। और आप अगर 100 में से 27.3 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 72.7%। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपने डिडक्ट कर ली कि सर ये कार्बन का परसेंटेज आ गई और ये ऑक्सीजन की, ये कार्बन की और ये ऑक्सीजन की। अगर सर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है तो आपको कार्बन का मास फिक्स करना पड़ेगा, आपको कार्बन का मास फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर परसेंटेज कितनी है 42.9% और यहाँ पर कितनी है 27.3%। तो अभी तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लग सकता, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाने के लिए किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कार्बन का चाहता हूँ तो यहाँ पर कार्बन का मास फिक्स होना चाहिए था, यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट। तो अपन ऐसी लाइन एक लिख सकते हैं फर्स्ट ऑक्साइड के लिए कि 42.9% ऑफ कार्बन कंबाइन कर रही है बच्चे, कंबाइंस विद 57.1% ऑफ ऑक्सीजन, इतने के साथ। तो आप अपनी कार्बन की परसेंटेज को 1% मान लीजिए दोनों केसेस में। तो 1% कार्बन आपकी किसके साथ कंबाइन करेगा, 1% ऑफ कार्बन कंबाइन विद, ये डिवाइड हो जाएगा बच्चे 7.1 अपॉन 42.9% ऑफ ऑक्सीजन से। जैसे अगर 15 सेब 20 रुपए के हैं तो एक सेब कितने का होगा 20/15 का। तो वही यूनिटरी मेथड लगाया अपन ने। तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पर कि आपने देखा कि 42.9% 57.1% के साथ कर रही है, और यहाँ पर कितना होगा 27.3% कार्बन कंबाइंस विद 72.7% ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोनों के मास फिक्स्ड नहीं है, एक मास नहीं है दोनों के पास, एक मास होना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाने के लिए। तो मैंने कहा
कि उस मास को आप 1% मान लीजिए, तो 1% कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगी? 1% ऑफ कार्बन कंबाइन विद 72.7 अपॉन 2 73% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं तो 571 डिवाइडेड बाय 42.9%, ये बच्चे आती है 1.33। एक बार चेक कर लेते हैं, 571 डिवाइडेड बाय 42.9, हाँ जी, तो 1.33% आती है। और यहाँ पर अगर देखें तो 72.7% डिवाइड करेंगे बच्चे 27.3 के साथ, तो उस आप कैलकुलेटर से खुद भी सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा 2.66% ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जैसे आपने मास कार्बन का फिक्स किया, आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। अगर आप रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, फर्स्ट ऑक्साइड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहोगे ऑक्सीजन इन फर्स्ट ऑक्साइड, ये परसेंट है। चलिए बच्चे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स द फॉलोइंग डाटा। ऑक्साइड ए में 63.64% नाइट्रोजन है और ऑक्साइड बी में 53.33% आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज, पिछली बार कार्बन था, यहाँ पर अपन नाइट्रोजन आ गया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट ऑक्साइड, और यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड ऑक्साइड। तो जब फर्स्ट ऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो है 63.64%, और जो सेकंड ऑक्साइड है उसमें मेरे को ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है वो है 53.33%। ठीक है, अभी मेरे को ये रिमेनिंग वैल्यूज निकालनी है, तो मैं इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 63.64%। ठीक है, और 100 में से 53.33%। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, 100 माइनस 63.64 दैट इज 36.36%, और दूसरी है बच्चे 100 माइनस 53.33% दैट इज 46.67%। ये आपको दो इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी आपसे पूछा गया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपके पास दो कंपाउंड होने चाहिए, दो कंपाउंड्स में दो एलिमेंट्स होने चाहिए, दो एलिमेंट्स के दो कंपाउंड्स होने चाहिए, और इन दोनों कंपाउंड में अगर एक का मास फिक्स कर दें, तो अभी देखा इनमें से किसी का भी मास फिक्स नहीं है, तो मैंने सोचा मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आप यहाँ पर लिखिए फर्स्ट ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि 63.64% नाइट्रोजन कंबाइन कर रही थी, कंबाइंस विद 36.36%, और सेकंड ऑक्साइड में 46.67% नाइट्रोजन कंबाइन कर रही है, कंबाइंस विद 53.33%। तो आपका जो 1% है नाइट्रोजन का, अगर मैं नाइट्रोजन दोनों तरफ 1% कर दूं, तो 1% किसके साथ कंबाइन करेगा? 1% ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 36.36% अपॉन 63.64%। इतनी परसेंट ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 1% नाइट्रोजन कर देता हूँ। 1% नाइट्रोजन जो होगा, 1% नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा? कंबाइन विद 53.33 अपॉन 46.67%। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। ठीक है, अभी इसकी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया बच्चे 36.67 डिवाइडेड बाय 63.64। तुम भी कैलकुलेटर लेके बैठा करो और क्वेश्चन सॉल्व करा करो मेरे साथ। तो यहाँ पर आया बच्चे वैल्यू 0.576%, और यहाँ की वैल्यू क्या आई? 53.33
डिवाइडेड बाय 46.67, तो यहाँ की वैल्यू आई बच्चे 1.142। तो अगर अभी मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन का मास 1% कर दिया, दोनों का फिक्स्ड मास कर दिया, तो रेशियो लेंगे, अगर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट ऑक्साइड अपॉन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन सेकंड, तो ये आएगी बच्चे 1.14 अपॉन 0.576, जिसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आता है बच्चे 2:1। ये फर्स्ट ऑक्साइड ऊपर लिखनी थी, तो यहाँ से गलती हो गई थी, तो यहाँ पर 0.576 आएगा फर्स्ट ऑक्साइड की ऑक्सीजन, और नीचे 1.14, तो यहाँ पर रेशियो फिर से 1:2 आई। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि होल नंबर रेशियो आई है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे जैसे आपको पहले बताया था कि आपके पास एक मेटल है जो 2 ऑक्साइड्स बना रहा है। अ मेटल फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, वन कंटेन 46.67% मेटल। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ मेटल और आप यहाँ पर लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो जो फर्स्ट मेटल था, फर्स्ट ऑक्साइड थी, और ये है सेकंड ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड में बचे 46.67% मेटल है और दूसरे केस में 63.94% मेटल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, 100 में से मेटल की परसेंटेज माइनस कीजिए, सिंपली 100 में से मेटल की परसेंटेज माइनस कीजिए और आपको मिलेगा 53.3। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप 63.94 को माइनस कीजिए, तो आपकी जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो आ जाएगी 36.06 आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू परसेंटेज आ गई। अभी आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो कि 46.67% ऑफ मेटल जो है कंबाइन कर रहा है 53.33% ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी केस में भी ये लाइन लिख सकते हो कि 63.94% ऑफ मेटल जो है कंबाइन कर रहा है 36.06% ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो तब तक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगाया जा सकता जब तक मास की रेशियो सेम ना हो। तो मास, एक एलिमेंट का मास फिक्स ना हो, तो एक एलिमेंट का मास फिक्स करने के लिए मैंने 1% मेटल कर दिया। यहाँ पर 1% मेटल कितने के साथ कंबाइन करेगा, 53.3 अपॉन 46.67% ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर जो 1% मेटल है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि दोनों पे क्या चाहिए, फिक्स्ड मास। तो यहाँ पर भी 1% मेटल और यहाँ पर भी 1% मेटल, तो यहाँ पर आ जाएगा 36.06 अपॉन 63.94% ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 53.3 डिवाइडेड बाय 46.67, तो यहाँ पर आ जाता है 1.14। सो वी विल गेट 1.14 हेयर, और 36.06 को अगर अपन डिवाइड करें 63.94 के साथ, तो यहाँ पर आंसर आता है 0.563, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 0.57 की। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालें दोनों की, ऑक्सीजन इन फर्स्ट ऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन इन सेकंड ऑक्साइड, तो फर्स्ट ऑक्साइड में बच्चे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1.14 है, यहाँ पर 0.57, तो रेशियो आ जाएगी 2:1, तो जो कि एक होल नंबर रेशियो है। तो यहाँ से हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो बता दिया कि ऐसे लगेगा और ऐसे होगा। कुछ नहीं करना, परसेंटेज ऑफ मेटल देखनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखनी है, मेटल की परसेंटेज को 1 बनाना है, यूनिट बनाना है,
ताकि दोनों तरफ मेटल का मास फिक्स हो सके। फिर आपको रेशियो लेनी है, रेशियो होल नंबर आएगी तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन चलते हैं जिनमें रिडक्शन लगी है, रिडक्शन का यूज हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है लेट अस डिस्कस। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको कहा गया कि आपके पास दो मेटेलिक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, टू ऑक्साइड्स ऑफ लेड वर सेपरेटली रिड्यूस। दो ऑक्साइड्स हैं आपके पास और उन दोनों को रिड्यूस कराया गया। रिड्यूस कराने का मतलब है हाइड्रोजन में रखा गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेगी और वाटर बना देगी। तो आपको मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। आपके पास जैसे लेड ऑक्साइड है, आपने उसको हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया, तो अगर आपने उसको हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया तो आपके पास बन जाएगी लेड और वाटर बाहर चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा और वाटर बना देगा। तो आपको कह रहे हैं कि मास जो फर्स्ट ऑक्साइड है, जो येलो है कलर में, उसका मास ऑफ ऑक्साइड आपको गिवन है 3.45 ग्राम, और आपको लॉस इन मास ड्यूरिंग द रिडक्शन, लॉस इन मास ड्यूरिंग द रिडक्शन, ये आपकी ऑक्साइड है। ऑक्साइड के बाद लेड बच गया तो बाहर कौन निकला, ऑक्सीजन निकली है सर बाहर, वही मास लॉस हुआ होगा। तो जो ऑक्सीजन का मास होगा वही लॉस ऑफ मास के बराबर है, तो ऑक्सीजन का मास होगा 0.24 ग्राम। ये डायरेक्टली नहीं दिया गया कि ऑक्सीजन का भार 0.24 ग्राम है, उन्होंने कहा कि लेड ऑक्साइड है उसका भार 3.45 ग्राम है, उसको रिड्यूस कराया, रिड्यूस कराने के बाद लेड बना, बाहर कौन गया है सर, ऑक्सीजन। तो मास, किसका मास बाहर गया, ऑक्सीजन का मास। तो कितना लॉस आया हुआ मास में, वही जो लॉस आया है लेड ऑक्साइड के मास में वही ऑक्सीजन का मास है। तो यहां से मास ऑफ मेटल निकाल सकते हो आप, दैट इज मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.21 ग्राम्स। सिमिलरली आप सेकंड ऑक्साइड की बात करते हैं, ये ब्राउन है कलर में, और आपको पता है कि मास ऑफ ऑक्साइड जो है वो है 1.277 ग्राम, और ये भी पता है आपको कि मास ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, कभी भी आ गया लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग रिडक्शन, तो लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग रिडक्शन, ड्यूरिंग रिडक्शन कौन बाहर जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो वो उसका मास ही एज अ लॉस के रूप में बाहर आया होगा। तो कितना मास बाहर आया, 0.16 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, 1.27 माइनस 0.16, तो ये आ जाएगा बच्चे 1.261 ग्राम्स मेटल का भार आ गया। यहाँ पर मेटल का भार डिफरेंट है, यहाँ पर मेटल का भार डिफरेंट है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगाया जा सकता। अभी आप पहले ये लाइन लिखिए कि 3.2 ग्राम है मेटल का, वो किसके साथ कंबाइन कर रहा होगा, 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर 1.26 ग्राम जो है मेटल का वो किसके साथ कंबाइन कर रहा होगा, 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर मासेस डिफरेंट है तो आप 1 ग्राम कर दीजिए, तो 1 ग्राम मेटल का कंबाइन करेगा 0.24 अपॉन 3.21 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सिमिलर वे से 1 ग्राम ऑफ मेटल जो कंबाइन करेगा वो करेगा 0.16 अपॉन 3.21 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों को बच्चे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व करके आता है। 0.24 को अगर आप 3.21 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.74, और अगर आप 0.16 को डिवाइड करते हो 3.21 से तो आपका आंसर आएगा 1.261 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, तो 0.16 को आप डिवाइड करते हो 1.261 से तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे सेकंड 0.16 को डिवाइड किया 1.
तो आपका आंसर आया 0.126 ग्राम्स। अभी आप इनकी रेशियो अगर लो तो अप्रॉक्सीमेटली ये 75 बना रहे हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 बना रहे हैं। इन दोनों की रेशियो लोगे तो जो रेशियो आएगी 0.125 अपॉन 0.075 इज 1:2:1, जो कि एक होल नंबर रेशियो आई है। तो यहाँ से भी हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इस क्वेश्चन का प्रूव हमने कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। यहाँ से आपको शायद रेशियो विजिबल नहीं है, तो जो रेशियो है वो आएगी बच्चे यहाँ पर 0.75 ऊपर रख दिए, दूसरी ऑक्साइड का बाहर पहले रख दिया और पहली का नीचे रख दिया, तो रेशियो आएगी 2:1, जो कि एक होल नंबर रेशियो है। ठीक है, अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहते हैं कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड, कॉपर आपको 2 ऑक्साइड देता है, 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन गैस। अगर आप उनको 1 ग्राम, उन ऑक्साइड्स के 1 ग्राम को हाइड्रोजन गैस में रखते हो, तो आपको पता है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन में रखी जाएगी तो वो प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ले जाएगा बाहर और यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉपर और वाटर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट ऑक्साइड के लिए और सेकंड ऑक्साइड की बात करते हैं। जो फर्स्ट ऑक्साइड का भार दिया है, मास ऑफ ऑक्साइड, वो भी 1 ग्राम है, 1 ग्राम ईच कहा हुआ है। मास ऑफ सेकंड ऑक्साइड वो भी 1 ग्राम। ठीक है सर। मास ऑफ मेटल, ये जो कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है इसका आपको भार गिवन है, मास ऑफ कॉपर इज 0.888 ग्राम, और यहां पर जो मास है ऑक्सीजन का, कॉपर का, वो भी आपको गिवन है, दैट इज 0.799 ग्राम। ठीक है, आपको कॉपर के दोनों ऑक्साइड में मास गिवन है। अभी आप फिर क्या निकाल सकते हो, आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 888 ग्राम को, 0.888 ग्राम को, और आप दूसरी ऑक्साइड में निकालना चाहते हो तो 1 में से माइनस कर दीजिए 0.799 ग्राम्स को। ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूं। इसकी जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.888, ये होता है बच्चे 0.112 ग्राम्स, और यहाँ पर 1 माइनस 0.799 ये होता है बच्चे 2.201 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अभी आप यहाँ पर कह सकते हो कि 0.888 ग्राम मेटल का 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और सिमिलर वे में आप ये कह सकते हो कि 0.201 ग्राम ऑफ मेटल का कंबाइन कर रहा है 0.201 मेटल का कंबाइन कर रहा है 0. गलत कह दिया मैंने, यहाँ पर आएगा 0.799 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन कर रहा है 0.201 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मास दोनों के डिफरेंट हैं, तो आपको एक मास बनाना है तो आप यहाँ पर लिख लो 1 ग्राम ऑफ मेटल, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, 112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 0.888। ठीक है, और यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा, 0.201 अपॉन 0.799 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अगर आप इसको सोल्व करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
0.126 और यहां पर इसका मास को सॉल्व करो 0.201 डिवाइडेड बाय 0.799। तो आप कैलकुलेटर खुद भी ले सकते हो। यहाँ पर 2.51 आ रहा है, दैट इज 2.52 या अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके। तो अगर आप रेशियो लेते हो, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर नहीं लेते अपन, यहाँ पर ले लेते हैं रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो आएगी 0.126 पहले कंपाउंड की, 0.512 दूसरे कंपाउंड, 1:2 आएगी। ये आपकी मर्जी होती है, आपने किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसको न्यूमिनेटर में रखना है, किसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो रेशियो दोनों में क्या आ रही है, एक होल नंबर आ रही है, और यहां से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें हम कोशिश करेंगे, उसमें हमें डायरेक्ट मास ऑफ द मेटल और ऑक्सीजन नहीं गिवन होगा, उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दो ऑक्साइड्स हैं मेटल की, ठीक है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल वर रिड्यूस्ड इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। दो ऑक्साइड्स को जब हाइड्रोजन में रखा गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेगी ऑक्साइड्स में से और वाटर को प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। द वाटर प्रोड्यूस्ड इन ईच केस वाज केयरफुली कलेक्टेड, उस पानी को हमने केयरफुली कलेक्ट किया और हमने देखा कि व्हेन 2 ग्राम ऑक्साइड, दोनों दो डिफरेंट ऑक्साइड्स जो हैं मेटल की, उन दोनों का अगर 2 ग्राम लिया जाए तो पहला 0.2517 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है और दूसरे का 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड है उसके लिए और सेकंड मेटल ऑक्साइड उसके लिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले आप इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन ये है कि जो पहली मेटल ऑक्साइड है ना MO1, उसको हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराया गया है ताकि मेटल अलग हो सके और वाटर अलग हो सके। पिछली बार क्या था, जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको मेटल का वेट दे दिया होता था या ऑक्सीजन का वेट दे दिया होता था, आप सब्ट्रैक्ट करवा देते थे मेटल ऑक्साइड में से और आपको वेट मेटल का या ऑक्सीजन का मिल जाता था। लेकिन इस बार वाटर का केस मास गिवन है, तो यहाँ पर ऑक्साइड का मास जो है वो तो 2 ग्राम है और जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, मास ऑफ वाटर, वो प्रोड्यूस हो रहा है 0.2517 ग्राम। तो इस वाटर से पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी। तो इसको निकालने के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जो वाटर होता है उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। कैसे आया सर? 2 × 1 + 16 ग्राम H2O का जो मास होता है, हाइड्रोजन 2 × 1 + 16 ग्राम, ऑक्सीजन का बाहर 16 ग्राम, तो इनको प्लस करोगे तो 18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे को इस वाटर में ढूंढना है ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। ऑक्सीजन का बाहर मिल गया तो इस मेटल ऑक्साइड में से माइनस करवा दूंगा, मेटल का बाहर मिल जाएगा, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आगे, क्योंकि पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हमें पता था कि मेटल का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है। लेकिन इसमें ना मेटल का भार पता है ना ऑक्सीजन का भार पता है, मेरे को वाटर का भार पता है, वाटर का मास पता है। तो वाटर के मास से कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन का मास? तो मैंने कहा कि जो वाटर का 18 ग्राम है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है 18 ग्राम में। इनडायरेक्टली हम कहें तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम वाटर में 16/18 ग्राम ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अभी मेरे को किसने 0.2517 ग्राम में इतने पानी में कितनी ऑक्सीजन होगी? तो वो हो जाएगी 16/18 × 0.2517 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली इस केस में
जो हमारी सेकंड मेटलिक ऑक्साइड है उसमें भी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया होगा और मेटल अलग कर दिया होगा और वाटर अलग कर दिया होगा। ठीक है सर, इसमें भी मास ऑफ ऑक्साइड 2 ग्राम है। मास ऑफ ऑक्साइड सर गिवन है जो कि है 2 ग्राम। ठीक है सर, यहां पर मास ऑफ वाटर गिवन है जो प्रोड्यूस होता है वो है 0.4526 ग्राम। तो मेरे को अभी ना मेटल का बाहर पता है ना ऑक्सीजन का, तो मेरे को वाटर का बाहर पता है। वाटर के बाहर से ऑक्सीजन का बाहर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? वही इक्वेशन लगाएंगे कि जो 18 ग्राम होता है पानी का, 18 ग्राम ऑफ वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, 1 ग्राम में 16/18 ग्राम ऑक्सीजन होगी। और 0 पॉइंट हमारे पास कितनी क्वांटिटी है वाटर की? 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी? 16/18 इंटू 0.4526 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वांटिटीज ऑफ वाटर में निकाल लिया कि कितनी ऑक्सीजन होगी। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 16 इंटू 0.2517 डिवाइडेड बाय 18, तो यहां पर बचे 0.2237 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। इस क्वांटिटी ऑफ वाटर में इतनी ऑक्सीजन है। और यहां पर 16 डिवाइड बाय 18 इंटू 0.4526, और यहां पर बचे 0.4023 ग्राम ऑक्सीजन का है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अभी फिर आगे हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करता है कि नहीं करता। उसको प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन का बाहर आ चुका है मेरे पास, मैं मेटल का निकाल लूंगा और फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको पता है जैसे प्रूव करते हैं वैसे प्रूफ हम करेंगे। तो ये देखो, इसको मैंने इरेज कर दिया। तो आपको पता था मास ऑफ ऑक्साइड 2 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन भी आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट किया है? 0.2237 ग्राम, इतना ही मास कैलकुलेट किया ऑक्सीजन का। तो क्या मैं मेटल का मास निकाल सकता हूं? तो जो मेटल का मास होगा वो होगा 2 माइनस 0.2237। ठीक है, मेटल में से आपने ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन का भार माइनस कर दिया तो मेटल का भार आ जाएगा। तो यहां पर जो मेटल का भार आया है एक बार चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 0.2237, 1.7763 ग्राम जो है मेटल का वेट यहां पर आया है। और यहां पर जो ऑक्सीजन आई थी उसका भार आया था, मास ऑफ ऑक्सीजन जो था वो था 0.4023 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ मेटल निकल जाएगा 2 माइनस 4023, तो 2 माइनस 4023, तो यहां पर 1.5977 ग्राम आएगा। तो ये क्वांटिटीज आपके पास मेटल की आ गई। अभी आपको पता है कि मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करना है तो मेटल का भार कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 1.7763 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन कर रहा है 0.2237 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1.5977 ग्राम जो मेटल का है वो कंबाइन कर रहा है 0.4023 ग्राम ऑफ मेटल के साथ। ठीक है, तो 1 ग्राम मेटल का कंबाइन करेगा इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन करेगा 0.4023 अपॉन 1.5957 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है, ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी कि मैंने मास ऑफ मेटल फिक्स कर दिया। अभी इसकी वैल्यूज लें अगर 0.2237 डिवाइडेड बाय 1.7763, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी बच्चे 0.125 और 0.4023 को डिवाइड कराएं बच्चे 1.5977 के साथ, तो यहाँ पर बच्चे वैल्यू आएगी 0.251। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 251, अप्रोक्सीमेटली है 250 के बराबर। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो आप जिस मर्जी को ऊपर रख लो, मैं इसको 125 को रख रहा हूँ ऊपर और नीचे 250, तो आंसर क्या आएगा 1/2। और ये क्या, ये एक होल नंबर रेशियो। तो पहले मैंने वाटर के मास में से ऑक्सीजन निकाली, ऑक्सीजन के मास को सब्ट्रैक्ट किया मेटल ऑक्साइड में से, तो मेटल का भार आया, फिर मेटल के भार को कांस्टेंट किया दोनों साइड, तो जो ऑक्सीजन की रेशियो ली वो एक कांस्टेंट होल नंबर रेशियो आई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है ये तुम्हें समझ लग गई होगी। ठीक है, अब अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चे आपके पास दो ऑक्साइड्स हैं मेटल की, ठीक है, उनमें इस क्वेश्चन में 27.6% और 30% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अपन इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि आपके पास दो मेटालिक ऑक्साइड हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्साइड लिख दी, यहाँ पर आपने दूसरी ऑक्साइड लिख दी, सेकंड ऑक्साइड। ठीक है, अभी जो फर्स्ट ऑक्साइड में है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप निकालो, गिवन है हमारे पास 27.6% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड ऑक्साइड में है 30%। परसेंटेज ऑफ मेटल अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे कि परसेंटेज ऑफ मेटल 100 माइनस 27.6 के बराबर होगी। दैट विल बी, जो कि बराबर आएगा 100 में से अगर आप 27.6 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 72.4%। ठीक है, इतने परसेंट आपका मेटल है। परसेंटेज ऑफ मेटल इस केस में निकालो तो 100 माइनस 30 दैट इज 70%। ठीक है, तो यहाँ पर 72.4 यहाँ पर 70% आता है। पर इस बार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा। ठीक है, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इसको इसकी गेम नहीं है। उन्होंने कहा हुआ है कि इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड M3O4 है, दूसरी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। पहली ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4, दूसरी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको पता है कि 72.4 पार्ट्स ऑफ मेटल, 72.4 पार्ट्स, या सिंपल कह दीजिए 72.4% ऑफ मेटल 3 एटम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो 72.4% ऑफ मेटल 3 एटम बना रहे हैं, तो 1% मेटल कितना बनाएगा, 1% मेटल कितने एटम बनाएगा, 3/72.4% एटम बनाएगा। अभी मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आपके पास यहाँ पर मेटल कितना है 70%, तो 70% में कितने मेटल होंगे, तो 70% में मेटल कितने एटम बनाएगा, तो आप सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, जैसे ऐसे कहते नहीं है कि 10 पेन्स 7 रुपीज़ के हैं, 1 पेन 7/10 का होगा, तो 6 पेन 7/10 इंटू 6 के होंगे। बस वही क्या कहा कि 72.4% 3 एटम्स बना रहे हैं, 1% 3/72.4 एटम बनाएगा, और 70% 70 इंटू 3/72.4% एटम बनाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल बी 70 इंटू 3 डिवाइड बाय 72.4, that will be 2.90 2.90 आंसर आएगा। 2.90 आंसर आएगा हमारा। अभी अगली बात करते हैं, यहां पर देखो
कि ऑक्सीजन की परसेंटेज है 27.6, तो 27.6% मेटल ऑक्सीजन 4 एटम बना रही है। 27.6% ऑफ एटम इक्वल्स टू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1% ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगी? 4/27.6 एटम्स के बराबर होगी। तो आपको 1% ऑफ ऑक्सीजन मिल गई, तो 30% ऑक्सीजन में कितने एटम बनाती होगी? तो 36% ऑफ ऑक्सीजन 30 इंटू 4/27.6 इतने एटम बनाती होगी। अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 30% ऑक्सीजन कितने बनाती होगी? 1% ऑक्सीजन 4/26 बनाती है, तो 30% 30 इंटू 4/27.6 एटम बनाती होगी। इसको अगर अपन सोल्व करें तो 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 27.6 4.34 आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को पता चल गया कि सर मेटल के एटम्स हैं 2.90 और ऑक्सीजन के एटम्स हैं 4.34। ठीक है, अभी आपको इसमें सिंपलेस्ट रेशियो देखनी होती है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होती है? जो छोटा होता है उसको दोनों के साथ डिवाइड कर दो। तो अगर 2.90 को 2.90 के साथ ही डिवाइड करोगे तो यहाँ पर M1 आ जाएगा, और अगर ऑक्सीजन को 4.34 को 2.90 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.49, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 के ही बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा M1 O 1.5। ऑक्सीजन 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। इसको अगर आप सोल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा M2O3। आपके पास आंसर आ जाएगा M2O3। तो मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी मेटल के फॉर्मूला निकालना है आपको, तो आप क्या करिए कि आप 1% मेटल में देख लीजिए कितने एटम है, 1% ऑक्सीजन में देख लीजिए कितने एटम है, फिर उसको गिवन परसेंटेज ऑफ द सेकेंड ऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास उतने एटम्स आ जाएंगे जिनको आपने सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पर 2.90 था, तो सिंपल रेशियो में लिखने के लिए यहाँ पर 2.90 इसके साथ और 2.90 इसके साथ डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1.49 आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 के लगभग इक्वल है। इस 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2, और 3/2 को अगर सिंपली लिखना है तो मैंने कहा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन की थी, आपने परसेंटेज ऑफ मेटल निकाली, फिर आपने देखा कि पहली ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज M3O4। तो आपने कहा कि इसकी इतने परसेंट मेटल इतने एटम बना रहा है, तो 1% एटम इतने 1% मेटल इतने एटम बना रहा होगा। ठीक है, 1% मेटल इतने एटम्स बना रहा है, तो सेकंड ऑक्साइड में जितना मेटल है वो कितने एटम बना रहा है? वो इतने एटम बना रहा है। फिर आपने देखा कि इतनी ऑक्सीजन इतने एटम्स बना रही है, तो 1% ऑक्सीजन इतने एटम्स बना रही होगी। आपने देखा कि सेकंड ऑक्साइड में फिर 30% ऑक्सीजन कितने एटम्स बनाएंगी? वो एटम्स आ गए 4.34। फिर आपने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा 2.90 और 4.34। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो छोटा नंबर होगा दोनों को उसके साथ डिवाइड करा देंगे। तो 2.90 को 2.90 के साथ डिवाइड कराया तो आंसर 1 आ गया। फिर 4.34 को 2.90 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 1.49 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 के बराबर है। 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2, और इस 3/2 को अगर अपन दोनों साइड्स दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फॉर्मूला ऑक्साइड का आ जाएगा M2O3। ठीक है, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपरली समझ लग गया होगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना, पहले आप मेटल की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखो, फिर मेटल निकालो, फिर आप कहो कि एक ऑक्साइड में जितने भी आपको एटम दिए होंगे कि इतना मेटल इतने एटम्स बना रहा है, तो 1% मेटल कितना एटम्स बनाएगा उसको दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको मेटल भी मिल जाएगा, आपको मेटल एटम्स भी मिल जाएंगे, आपको ऑक्सीजन एटम भी मिल जाएंगे। अब आप क्या करिए, आप इनको इकट्ठे लिख लीजिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। इफ यू सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? छोटे नंबर से डिवाइड करवाओ। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर आपको पॉइंट्स को एज अ फ्रैक्शन लिखना है। तो मैंने यहाँ जैसे 1.5 को 3/2 लिख लिया, मल्टीप्लाई करवाया 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है,
अभी अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने, तो स्टूडेंट्स मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रदीप में हैं, चाहे आप जीआरबी में लगा लो, चाहे आप कोई आईसीएसई की बुक में लगा लो, नूतन में लगा लो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस की एक पूरी पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मैंने नोट्स की भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो मेक श्योर आप पीडीएफ से पढ़ो, उन पीडीएफ के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको सोल्व करो, और वो पीडीएफ को नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना और नोट्स को रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप सिर्फ इतना काम कर रहे हो कि आप डाल रहे हो और निकाल रहे हो, दैट इज इंफॉर्मेशन सुन रहे हो एक कान से और दूसरे कान से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना अपन को एग्जाम को क्रैक करना है, और अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें पढ़ना है। इतनी बात ध्यान में रख लो कि अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो वी हैव टू स्टडी अ लॉट। ठीक है, और स्टडी करने के लिए हम आपके लिए रोज और लगातार वीडियो कोशिश की जाती है कि लेके आएं।